इशू हो तो तुम अपना वीडियो ऑफ कर लेना। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं। और मैंने वो रोमिर जी को भी कॉल कर दिया है। वो तो आ तो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आप देखने, आप पोस्ट है, आप देखने रहे, वो आपसे पहले आके आप ज्वाइन कर गई है। हाँ ठीक है सर, स्टार्ट करें। हाँ प्लीज गो अहेड। ओके सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आकांक्षा सिंह आप सबका ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच 3 महत्वपूर्ण गेस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं रेशमा प्रसाद जी, अमृता जी और रोमिर गोयल जी। रेशमा प्रसाद जी एनसीटी की मेंबर हैं और मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। रेशमा जी का पटना बिहार में एक सीबीओ भी है, दोस्ताना सफर। 2019 जुलाई में रेशमा जी बिहार में इन्होंने एक प्राइड पैरेड भी ऑर्गेनाइज किया था। थैंक यू मैम फॉर कमिंग इन टुडेज सेशन। हमारी आज की नेक्स्ट गेस्ट हैं अमृता जी। अमृता जी साथी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोग्राम मैनेजर एंड हेल्पलाइन काउंसलर हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर इश्यूज पे एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है जिसका की नाम है रूपांतर। इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। इन्होंने इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस 2008 में मैक्सिको में पार्टिसिपेट किया था। और हमारी आज के नेक्स्ट स्पीकर हैं रोमिर गोयल जी। रोमिर गोयल जी एडवोकेट हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। I would like to welcome you all, ma'am. Thank you for coming in today's session. Now, I would like to welcome Professor Rajesh, founder of TRC and former head of department. I request to Professor Rajesh to discuss the today's theme. Sir, please. Yeah, sure. Thank you. आकांक्षा, थैंक यू। आज हम लोगों ने आई थिंक कि हम हिंदी में ही बात करते हैं। आज हम लोग ट्रांसजेंडर एक्ट और ट्रांसजेंडर रूल्स के विषय में बात करेंगे। और मेन जो इशू हम लोगों का होगा रेशमा जी के साथ, अमृता जी और रोमिर जी के साथ कि हम लोग कैसे ट्रांसजेंडर एक्ट और रूल्स को पूरे होल पर्सपेक्टिव में इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। वो आज का हमारा एक पर्सपेक्टिव रहेगा डिस्कशन का। जैसा कि आकांक्षा आपने बोला और हम सभी अवेयर हैं और आई थिंक कि बार बार बात भी करते हैं। रेशमा जी भी पुरानी जान पहचान से हैं, तो हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ कम्युनिटी पे काम करने वाले। हमारा जो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर है ये विशेषकर एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंटीग्रेशन के लिए काम करता है और मिनिस्ट्री के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के काम लगातार करता रहता है। और अमृता जी भी उसके हिस्से रही हैं और भी लोग हैं जो उनमें हिस्से हैं, हमारे रिसर्चर्स के भी हिस्से हैं। हमारा जो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर है इसका मुख्य मकसद ट्रांसजेंडर के विषय में रिसर्चेज को प्रमोट करना है। और यही कारण है कि आज असलम के ट्रांसजेंडर के ऊपर इंटर कंट्री पीएचडी प्रोग्राम करने के बाद आप यानी आकांक्षा और विशाल जो शायद जुड़े होंगे, ये दोनों आज की डेट में रिसर्च कार्यक्रम कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के तहत ट्रांसजेंडर के ऊपर। आपका मुख्य मकसद है परिवार और समुदाय में इंटीग्रेशन का। और विशाल काम कर रहे हैं शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन में स्कूल लेवल पर इंटीग्रेशन के काम को लेकर के। जब बार बार हम लोग और हम लोगों ने अब ये बताते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, तरह तरह की एक्टिविटीज हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं। और हम लोगों ने जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो 2013 में नालसा जजमेंट के विषय में ड्राफ्ट किया था, जिसको मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट किया था और 2013 का हिस्सा है, वहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। और अभी 2 दिन का मैं बताऊं कि कार्यक्रम था सभी डिपार्टमेंट के साथ एआरएसडी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का,
जिसमें कि उनका मुख्य मकसद था कि सभी डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग करना। और ऑडिटिंग की 3 मेंबर प्रोफेसर की कमेटी में यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं एक था, एक जेएनयू से, तो वहां पर हमने इसके विषय में ये एस्पेक्ट रखा कि भाई अब रूल ऑलरेडी फ्रेम हो गए हैं, पार्ट ऑफ हिस्से बन रहे हैं, तो कैसे ये कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बना के, कम्युनिटी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करके, इंटीग्रेशन प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करके, लाइब्रेरी में अपना एक कॉर्नर बना के जो चीजें जो मुहिम है उनको हम कैसे कर सकते हैं, तो उस एस्पेक्ट के विषय में हमने उनके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो कहा। और हमने कहा कि ये जो गाइडलाइंस कह रही है, अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बताएंगे कि हमारी गाइडलाइंस कह रही है कि भाई ये नोटिफिकेशन के विद इन 2 साल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है कि थ्योरी में हम ये बात कह रहे हैं 2 साल के लिए के अंदर हमारी ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो कैसे संभव होगा, वो आज एक सवाल हम लोगों के बीच में है। और सवाल जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा 2, 3, 4 है, जिस सवाल को मैं मतलब रख के और फिर मैं आकांक्षा आपको देना चाहता हूं कि वो मेन इशू जो हमारे बीच में वो आता है, वो इशू आता है कि भाई उनके सर्टिफिकेशन का, रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। क्योंकि जब हम बात करेंगे इनकी इंटीग्रेशन का, मेन स्ट्रीम का, सोशल इंक्लूजन का, तो हमें सबसे बड़ी जो कम्युनिटी के लोगों को आज तक टिल डेट सफर करना पड़ता है, जिसके विषय में बात करते हैं, कि वो है उनकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के। और जब भी हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज में या स्कूल्स में भी आप गए, 150 सैंपल के बीच में हमने काम किया, और जब हम टीचर और प्रिंसिपल से स्टेट वे में हम सवाल कर देते हैं कि आप ये बताइए पर्सनल रूप से कि आप कितने ट्रांसजेंडर के साथ स्कूल्स में आज तक काम कर चुके हैं, तो लोग 20 साल 30 साल के अनुभव के साथ आज की देर तक वो कहते हैं हमने सुन तो रखा है लेकिन हमने काम नहीं किया, हमने देखा नहीं है, बस यही समझ के। यानी हम जो भी बात कर रहे हैं वो वर्चुअल बात करते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, कहते हैं कि साहब ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि हम किनके लिए कहें, कम्युनिटी के कहाँ लोग हैं। और 3-4 साल से ये अमृता जी भी देख रही है कि हम लोग की जो भी कोशिश एडमिशन में सारी होती है, कई बार हम लोग कॉर्नर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब आपने कितने लोगों को एडमिट किया, और कई तो लोग इसके हमारे क्रिटिक हो जाते हैं। मैं इसको ऑन प्लेटफॉर्म में नहीं होते कि भाई वो कई कहते हैं कि साहब वो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर खुल के बैठे, एडमिशन नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस, लास्ट टाइम में मीटिंग में जो अपने नेशनल काउंसिल से लोग आए थे, उन्होंने ऑन प्लेटफॉर्म बताया कि साहब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, और तब हम बम्बई यूनिवर्सिटी में गए, वहां की लॉ की डिग्री लिया। तो जब एडमिशन प्रोसेस में हमारे पास एक नहीं दसियों ऐसे लोग हैं जिनको कि इधर उधर भटकना होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी को लेकर के उनके एडमिशन प्रोसेस में आज की डेट में भी हम लोग के कोशिश के बावजूद भी नॉर्थ साउथ कैंपस में हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका अभी भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया और पहला लिस्ट आया है, हमारा कोई जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम या स्पोर्ट्स या कल्चरल कोई फैसिलिटी हम डेवलप नहीं कर पाए। तो ये सवाल हमारे पास है कि उनकी आइडेंटिटी का कैसे करें, और दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, जो लाइजन ऑफिसर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, इन सबों का वर्क प्लेस में है। हर जगह हम एग्जाम्पल तो दे देते हैं कि नहीं, हमारे बीच में अमृता भी हैं, रोमिर भी हैं, रेशमा मैडम भी, सब हैं, एग्जाम्पल्स तो हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के बावजूद भी जो ज्यादातर कम्युनिटी के लोग हैं वो आज की डेट में भी एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, आइडेंटिटी में, हेल्थ में, सब जगह वो सफर करते हैं। और जब मैं एग्जाम्पल जो हमने कॉलेज का दिया, जब हमने ये बात कही कि नहीं आज हम लोग इस पे भी बात करेंगे, तो जो चीजें आई वो हमने देखा कि ज्यादातर लोग इस पे सीरियस इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलिए कुछ ये बात कर देंगे, कुछ कर रहे होंगे काम कम्युनिटी के लिए, अपनी बात रखना चाहते होंगे।
तो उन्होंने कोई सीरियस इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आज की डेट में भी जो आप और हम जो इस पर कम्युनिटी के लोग और बाकी जो लोग इस पर सीरियस काम कर रहे हैं, उनकी सीरियसनेस तो बने हुए हैं, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स का अभी भी आज की डेट में भी एक्ट होने के बावजूद भी, रूल आने के प्रोसेस के बावजूद भी जो प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन है वो बहुत धीमा है। तो इस धीमी गति को कैसे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स के जो काउंसिल के लोग हैं वो, और जो एक्टिविस्ट हैं, यूनिवर्सिटी पर्सन्स हैं, इनकी कैसे एडवोकेसी कर पाए, कैसे बिहेवियर चेंज कर पाए, कैसे एजुकेशन और हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में उनकी इंटीग्रेशन को, मेन स्ट्रीमिंग को फर फ्रंट में ले आए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आज मैं होस्ट की हैसियत से स्पीकर नहीं रहना चाहता हूं, तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं बस रखूंगा। वो ये कि अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेशन दे रहा था। जेंडर इशू पे सेशन हमने लिया, लेकिन जानबूझ के हमने जो है जेंडर इशू को ट्रांसजेंडर एक्ट पर हमने कन्वर्ट करके इसके विषय में फैकल्टी से बात की। तो जो फैकल्टी के कई लोग हैं, ईस्टर्न एरिया के ज्यादातर लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जुड़े थे, तो वो कहने लगे राजेश जी आप तो कहते हैं, लेकिन जब हम जेंडर इशू की बात करते हैं, जब हम उसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो हमें 99.9% जो लिटरेचर है जेंडर इक्वलिटी मीन्स विमेन्स इक्वलिटी की बात आती है। कहीं भी आप हमें लिटरेचर दिखा दीजिए, हमें काम दिखा दीजिए, तो हम करना भी चाहें तो कहाँ करना चाहें। तो उनके लिए सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी में भी हम लोग थे, अमृता जी को पता होगा कि उसके लिए भी कोशिश हो रही है कि कैसे सेंटर और स्टेट लेवल पर करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाए, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो जब तक ये चीज नहीं होगा, नेको के माध्यम से, जिससे आप सभी जुड़े हुए हैं, जितने भी टीआई प्रोजेक्ट हैं, ट्रांसजेंडर इंटरवेंशन वनरेबल पॉपुलेशन है, उनके बीच में इंटीग्रेट किया जाए। मिनिस्ट्री की कोशिश रही है, 3-4 स्टेट में उन्होंने अब तक कर भी लिया है, और भी कई उनकी कोशिश शायद धरोहर स्टेट के नाम पर उनका 13 स्टेट्स में कोशिश भी हो रही है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का, जिसमें कि लास्ट टाइम खुद डायरेक्टर साहब ने मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में बोलते हुए कहा था। तो कोशिश बहुत है, मैं उसना पूरा डिटेल नहीं जाना चाहता। तो इन सारी चीजों को बस ये हमारे रिसर्च क्वेश्चंस, ये आज हमारे दिमाग में जो 2-3 चीज था कि उनके सर्टिफिकेशन का, उनकी आइडेंटिटी का, उनकी ट्रेनिंग का, उनके रिसर्च का, उनकी एडवोकेसी का, और उनके मेन स्ट्रीमिंग को हम कैसे इंटीग्रेट करें, इसमें हम लोगों की क्या भूमिका है, ये एक तरह से हमारा एक सवाल है आज की डेट में। आकांक्षा, प्लीज कैरी ऑन। आज का ये सेशन 3 राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड में मैं अपने तीनों स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताएं, और सेकेंड राउंड में वो अपने व्यूज बताएंगे रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन सोसाइटी एंड फैमिली, एंड थर्ड राउंड क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो मैम, मैं रेशमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। जर्नी की क्या ये है, मैं एक्टिविज्म की शुरुआत 2010 से शुरू की हूँ, और ये अलायंस इंडिया का एक प्रोग्राम आया था जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम था, और उसी के पास से एक्टिविज्म के ये में आई, और अभी यहाँ तक पहुँची हूँ कि काउंसिल में भी अपनी बातों को रख सकती हूँ सरकार के सामने। वैसे जो ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म के शुरुआत के दौरान 2014 का जो जजमेंट आया, ये हमारे लिए माइलस्टोन रहा, और 2015 में हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स का डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बन गई, और 2015 में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बन गया, और 2018 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर के तौर पे भी मैं वहाँ पे योगदान दे रखी हूँ। तो हमारी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ की मैं बात बताती हूँ
तो मोस्टली ट्रांस पर्सन जब बात करते हैं तो वो अपने लाइफ में रेप और इस तरीके की स्थितियों को ज्यादा महसूस किए रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं कम आउट हुई तो शुरुआती दौर में मुश्किल से 6 से 7 महीने मुझे थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। मतलब आसपास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन मैं अभी जैसा समझ रही हूँ कि मैं अपने जीवन के हिसाब से मुझे कहीं पे भी भेदभाव जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता है अभी अभी जैसी स्थितियां हैं। हाँ, जो कम्युनिटी के मुद्दे हैं वो बहुत ही मुश्किल भरे हैं, जिसके नाते मैं आवाज लगातार उठाती हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं देखती हूँ कि एक आम महिला की तरह से अगर जीवन मैं जी रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत मजबूत करता है, कि मैं मुझे अपने आसपास में भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं वैसा नजर आता है जिस तरीके से और भी ट्रांसजेंडर साथी बार बार मतलब उसको बताते हैं, हमसे हमसे खुद बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं अब अमृता जी से जानना चाहूंगी, वो बताएं, वो शेयर करें अपनी जर्नी के बारे में। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूँ तो कहाँ से शुरू करूँ? मेरा जर्नी तो शुरू हो गया था जब माँ के कपड़ा जो है, मतलब मेरी मम्मी का जो साड़ी है, ड्रेस है, वो पहनना मैंने शुरू किया था। और बहुत बहुत दिन पहले जब मैं क्लास 3 या क्लास 4 में थी। तो तब से लेकर आज तक मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर एक औरत है। और ये अपने आप को मतलब एक क्या बोलूं, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए खुद तो मैंने अपने आप को एक्नॉलेज किया, बट समाज के नजरों में एक्नॉलेज होने के लिए अगर एकदम देहाती हिंदी में बोलूं तो बहुत पापड़ बेलना पड़ा। तो वो मतलब आज इस स्थिति में जब मेरा मेडिकल ट्रांजिशन हो गया, लीगल ट्रांजिशन हो गया, बट वो प्रोसेस उतना सही नहीं था। वही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। वैसे रेशमा जी है जो मुझे बहुत दिन से जानते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा एक्सपोजर है, काम है, उस वो चीज मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ। बट आज के जो टॉपिक है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ एक्ट के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी, कुछ पॉलिसी के बारे में और उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है। मैं अपना एग्जांपल देके बोल सकती हूँ। जब 2014 में नालसा जजमेंट आया, मेरा जो ट्रांजिशन हुआ या जो भी हुआ उसके बाद ही हुआ, 2015 साल में जो मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा, मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए बहुत टाइम गया, बहुत एफर्ट गया। एक खास चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी जो खासकर मेरे साथ हुआ पासपोर्ट ऑफिस में। गेजेट ऑफिस ने तो बोल दिया था कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, चेंज प्रोसेस है, हमारे यहाँ से जो नोटिफिकेशंस है, एंड दे टोल्ड मी दैट यू आर द थर्ड सक्सेसफुल केसेस। तो मुझे बहुत हैरान हुआ कि इतने सारे हमारे बहने हैं अप्लाई करते हैं, मतलब सिर्फ 3 केस, मतलब आई वॉज द ओनली, मतलब थर्ड सक्सेसफुल केस। ये कैसे हो सकता है? मतलब आप खुद सोचो कि प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तभी लोग इसको ठीक तरीके से अवेल नहीं करते हैं। उसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ। जब मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाना था 2018 में। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि मुझे अपना पासपोर्ट भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने उनका कॉन्सुलेट को फोन किया, उन्होंने बोला आपका सारा डॉक्यूमेंट चेंज हो गया, तो यू हैव टू चेंज योर पासपोर्ट एज वेल। और उसके लिए मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, गेजेट नोटिफिकेशन लेके दिल्ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो है वहां मैं गई। उन लोगों ने मुझे बोला कि आपका जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स है, आपका जो टेस्ट रिजल्ट्स है, आपका जो मतलब सर्जन का जो सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग यू हैव टू गिव अस। मैंने बोली वो सब तो मैंने दे दिया गेजेट ऑफिस में। उन लोगों ने बोला कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गेजेट नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो आपका बाकी सारा भी चेंज हो जाएगा। उन्होंने तब मुझे 2012 का एक गाइडलाइन दिखाया। सोचिए एक बार, मैं 2018 की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे दिखा 2012 का
गाइडलाइन, बीच में नालसा जजमेंट आया था 2014 में, उसका कोई इंफॉर्मेशन आता पता भी उनके पास कुछ नहीं था। और उसके हिसाब से मैंने देखा कि वो लोग सही बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है उनके पास, उसके लिए मतलब एवरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यू हैव टू गिव, जो कुछ है। तब मैंने उनको नालसा जजमेंट के बारे में बोली, सब कुछ समझाई, बट इवन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर से मुझे अपने जो सर्जेंट है मुंबई में उनको कॉल करना पड़ा, फिर से मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट का कॉपी लेना पड़ा, फिर से मुझे देना पड़ा। तो मतलब मैं सोच रही थी कि हम लोग इस चीज के लिए काम करते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमको इतना डिफिकल्टी फेस करना होता है तो सोचिए जो ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता, या मतलब जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स चेंज करने की जरूरत है, क्या क्या दिक्कतें उनको, क्या क्या मुसीबतें उनको झेलना होगा। द सेम थिंग आई गॉट द रिफ्लेक्शन जब मैंने टीआरसी के साथ मतलब एसोसिएशन शुरू हुआ, बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर के साथ जब इस चीज के लिए बातचीत शुरू हुआ। राजेश सर, आकांक्षा, आप सबको याद है, एक आपके पास फीडबैक आया था कि इग्नू में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमारे ट्रांसजेंडर बहन का जो मतलब इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, उनका एडमिशन आसानी से हो जाए। और वहां पे पता लगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे बहनें हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गया, डिनाइड हो गया, बिकॉज उनका जो सर्टिफिकेट है 10 पास का या 12 पास का, वो शायद मेल नेम पे है या फीमेल नेम पे है, जो उन्होंने बाद में चेंज करा अपना नाम, अपना जेंडर जो भी है। तो करंट आइडेंटिटी के हिसाब से वो मिस मैच के कारण बहुत सारे लोगों को ऐसे एडमिशन मतलब उनका रिजेक्ट हो गया। अभी ये सब जो स्थिति है, हालात है, यही हकीकत है। मैं खुश हूँ कि रेशमा हमारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो नेशनल काउंसिल में है। होप्स जो सरकार है से मतलब सेंटर में जो स्थित है, उनके पास ज्यादा इस तरीके का इंफॉर्मेशन जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मुसीबतें हमको झेलना पड़ता है हर दिन हर स्थिति में। और एक जो ये रूल्स है वो तो बहुत अच्छी बातें है, वहाँ बहुत कुछ चेंज भी हुआ, एक्ट में जो था रूल्स में भी मतलब बहुत कुछ चेंजेस भी हुआ। तो उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है, हाँ, वो बहुत जरूरी है, मतलब वो इंश्योर करना। तो आगे देखते हैं क्या मतलब हम लोग सब मिलके कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी रोमी गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। सीधा बात साफ हूँ, ऐसा बहुत जर्नी का तो कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज इट हैज़ जस्ट बिगन। और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है और चैलेंजिंग होता है। मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग नहीं समझती हूँ, मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ। ठीक है, कुछ लोग अलग देखते होंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी होगी हमें। अपना अगर कोई अलग देखता है तो हमें बस स्माइल से आगे बढ़ जाना है, बिकॉज नाउ हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई, चाहे वो नालसा जजमेंट हो या उसके बाद ट्रांस एक्ट हो या ट्रांस जो काउंसिल है उसमें जो लोग हों, और उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उनके सामने मेरी स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। मैं बहुत समृद्ध परिवार से थी और मैंने पहले अपने आप एजुकेशन कंप्लीट की, एंड नाउ आई एम ओपन। सो मेरे लिए सिचुएशन बहुत अलग थी। बीइंग एन एडवोकेट, नोबडी कैन पॉइंट और रेज अ फिंगर अगेंस्ट एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जब मैं अपनी साथियों को, उन्हीं साथियों को दूसरे एंगल में मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते देखती हूँ, तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। मैं लॉ स्कूल में बैंगलोर पढ़ती थी तभी भी होता था, और उससे पहले जब मैं बोर्डिंग हिमाचल जाती थी तभी भी होता था। तो हमारी स्ट्रगल कोई इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं है कि मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं और लोग इंस्पायर होंगे, कि ये कंप्लीट कंबाइन स्ट्रगल है, कंबाइन एफर्ट है। आज का जो है, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने अगर रेज किए हैं, आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमारा जो ग्राउंड लेवल सेंसिटाइजेशन है वो सिर्फ ओवरऑल मतलब बातों पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से स्टार्ट करें स्कूल एजुकेशन में, यानी अगर जो जितने भी हिंदी भाषी स्टेट है वहाँ आंगनबाड़ी समझते होंगे, या कि जो ग्राउंड लेवल प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप
ऐसा प्रपोजल करें स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ पे ट्रांस पर्सन को भी डिप्लॉय करें। जब कोई टीचर ट्रांस पर्सन होगी तो बच्चों का उनसे कनेक्शन होगा और पेरेंट्स का भी कनेक्शन होगा। जब उनका कनेक्शन होगा तो वो उनको समझेंगे कि वो उस ट्रांस पर्सन को समझेंगे कि इट इज़ नॉट, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन एंड दे कैन टीच। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ अपने आप है जब लोग सोसाइटी में आप घुलते हो, क्योंकि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। जैसे कुछ भी होता था, मुझे आज भी याद है बचपन में, तो टीचर ने बोला है तो खा लो, टीचर ने बोला है तो ऐसा टीचर को शिकायत करें। तो देयरफॉर आप सिर्फ उनको एज अ मॉडल मत लेके जाइए, उनको डिप्लॉय करिए। ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो प्राइमरी टीचिंग में इंटरेस्टेड होंगे, अकेलेपन में है, बच्चों के साथ उनको समय भी अच्छा लगेगा और ऐसे आप उनको एसिमिलेट कर पाएंगे। सेकेंडली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ट्रांस मैन हो, ट्रांस विमेन हो, या पीपल इन हिज कम्युनिटी हो, या लोग क्वेयर कम्युनिटी से हो, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब कोई लॉ एनेक्टमेंट होता है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें मतलब सोशली कोई प्रॉब्लम जाएगी तो उस पर बात जाएगी ना। तो जिस तरह से महिलाओं के लिए जिस तरह से SC/ST OBC के लिए एक रिजर्वेशन प्रणाली है कि इतने % से वहां से रिजर्व होके आएंगे, तो व्हाई कांट वी डू फॉर महिला एंड ट्रांस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ आवाज जाएगी जो अभी हमें किसी और वाया मीडिया करनी पड़ती है। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में जब आप एम्प्लॉयमेंट का लगा रहे हो, मान लीजिए वहाँ पे 20 लोग हैं मनरेगा में, मैं बहुत प्लीज अनाउंस कि सभी बाकी सभी म्यूट कर लें, ठीक है? अनाउंस करो, प्लीज म्यूट कर लें बाकी, ओनली स्पीकर विल रिमेन अनम्यूट। आई थिंक इट इज ऑल राइट आकांक्षा, सॉरी टू डिस्टर्ब, या प्लीज। हाँ, तो मैं बहुत छोटे बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल मनरेगा वगैरह में जो स्टार्ट होती हैं स्कीम्स, या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ भी, या पब्लिक मतलब पब्लिक जो जॉब्स हैं डिप्लॉय करें, तो वहाँ एक ट्रांस पर्सन के लिए रखें। और ट्रांस पर्सन सिर्फ ऐसा ट्रांस पर्सन के साथ नहीं रखें जो कागजी ट्रांस पर्सन हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली जो मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ वो उन ट्रांस सिस्टर्स या ट्रांस ब्रदर के साथ देख रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन में है या ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुके हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मैं खुद आई एम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम नॉट ट्रांसफॉर्म टू इन टोटलिटी, इट्स माई अंडर HRT। तो मैं देखती हूँ मेरी आवाज का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो लोग ठीक है हंस देते हैं, इट्स ओके, क्योंकि वो हो ही रहा है, इट्स नेचुरल नाउ। मतलब तो वो लोग, जो लोग उस तरह से आ चुके हैं, अपने आप को जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वहां नहीं मिलके उनकी जगह दूसरे लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इसमें रेशमा बहुत अच्छे से आगे लीड ले सकती हैं, समझती होंगी वो दर्द की, जब कम्युनिटी में किस तरह से लोग आके कपड़े कुछ और पहने और कुछ और हैं, वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो होना चाहिए, राइट। तो जो अगर आप हैं और वही हो कि आप जब जॉब किसी और के हिसाब से आपने उठा ली है, और फिर आप मतलब आपने एक पेपर में तो बता दिया, लेकिन प्रेजेंट अपने आप को नहीं किया, तो एक आई मीन टू से प्रैक्टिकली देन कहीं ना कहीं ट्रांस सिस्टर या ट्रांस ब्रदर के साथ धोखा हो रहा है। तो एक चीज़ ये है कि कम्युनिटी को खुद ही उसमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब लोगों के सामने जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मुझे भी सिर्फ अपने बारे में पता है, मैं पूरी कम्युनिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी कम्युनिटी से मुखातिब हुई नहीं हूँ, और ना ही मैं पूरी कम्युनिटी को उस हिसाब से जानती हूँ। मैं इंटरसेक्स से थी, तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ों को जानती हूँ, बहुत लिमिटेड ही चीज़ बता पाती हूँ। बट जैसा लॉ आया या जजमेंट आया, तो हाँ, मैं या रिसर्च करी, पढ़ी, तो मैं समझ में आया यूके में क्या सिस्टम है या यूएस में क्या सिस्टम। बट वी आर इन इंडिया, वी हैव अ वेरी लिबरल सोसाइटी। आई वुड रेदर से कि हमने बहुत सदियों से लोग एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन एज फार एज अदर थिंग इज कंसर्न, जैसे तुलसी होती है घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं, घर के बाहर रखा हुआ है, पूजा पाठ कर दी और काम खत्म, तो वैसा प्रोजेक्ट मत करिए। ट्रांस आर वेरी मच ह्यूमन, they have also life, they want family,
अगर उनकी फैमिली उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उनको फैमिली का अधिकार जो अब आ रहा है, अभी तक आया नहीं, ट्रांस एक्ट डजंट स्पीक अबाउट राइट टू फैमिली। मतलब अगर ट्रांजिशन के बाद एज अ फीमेल देन यू कैन मैरी विद अ मेल अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और अंडर द पर्सनल लॉ, दैट इज ओके। बट डू यू अंडरस्टैंड मतलब व्हाट काइंड ऑफ आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और हमने क्या लॉ करके उसको सब कुछ केज कर रखा है। तो अभी शायद दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ पे एक पिटीशन भी थी। बट ये कुछ मुद्दे हैं जो जिन पे मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, किस तरह से इंटीग्रेशन होगा। अगर स्कूल एजुकेशन में वहाँ पे डिप्लॉयमेंट में टीचर्स के साथ ही कोई टीचर भी ट्रांस होंगे, साथ में अगर रिप्रेजेंटेशन यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हमारा कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ट्रांस पीपल को रिप्रेजेंट करने उस हिसाब से मिलेगा, जैसा मतलब क्योंकि माइनॉरिटी है उस तरह से ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना उनको तवज्जो देगी और ना ही अदरवाइज की उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है तो दे कैन कम अप। तो इस तरह से अगर रखेंगे तो फिर जॉब्स में या उनको जो दूसरी ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें भी इंटरेस्ट है, देन आई थिंक पॉजिटिवली दे कैन बी इंटीग्रेटेड। अदरवाइज देयर आर अदर स्कीम्स लाइक हेल्थ एंड फैमिली, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में, इंश्योरेंस की स्कीम में नहीं है, ट्रांस पीपल आर नॉट कवर्ड। अगर आप बहुत ज्यादा जब बोलते हैं तो दे, हाँ मैम ऐसा हो सकता है, बट वो भी ग्रुप इंश्योरेंस का जैसे कोई स्कीम अगर लेके आए ट्रांस मतलब काउंसिल कुछ ऐसा प्रोमलगेट हो क्या राज्यों के लिए निर्देश हो कि आप ऐसा करेंगे और इस तरह की स्कीम में इंश्योरेंस स्कीम आएगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जिंदाबाद। थैंक यू रोमिर। अब मैं सेकेंड राउंड की तरफ चलूंगी। अपने रेशमा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने व्यूज शेयर करें रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर से इंटीग्रेशन इन फैमिली एंड कम्युनिटी। मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि जो फैमिली और सोसाइटी का इंटीग्रेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि जैसा रोमिन ने एक बात कहा कि कागजों में ट्रांसजेंडर की बात है, तो इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई, मतलब कागजों में भी आने के लिए। सोसाइटी में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं ट्रांस वुमेन, और भी आइडेंटिटीज हैं जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज के साथ में हैं। तो जो इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा ये है कि हमारे परिवार और हमारी सोसाइटी क्या हमें जान पाई है या पहचान पाई है। तो जो जागरूकता का स्तर है, मतलब जो सेंसिटाइजेशन लेवल जो है वो बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वही जब तक नहीं बढ़ेगा तो स्कीम्स, प्लान, पॉलिसी, एवरीथिंग कुछ भी हो जाए, जब तक लोगों के बीच में नहीं ये बात पहुंचेगी हम कौन हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, इन सब चीजों को जब तक हमारे परिवारों तक पहुंच नहीं जाएगी तब तक तो बहुत ही मुश्किल है। जैसा मैं लगातार देख रही हूँ कि जो प्रयोग भी किए जा रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं, छोटी छोटी चीजों को हम बात करती हैं और बड़ी बड़ी चीजों पे भी बात करती हैं। लेकिन जैसे अभी सर ने बोला कि रिसोर्स सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लेकिन स्कूलों में क्या स्थितियां हैं? स्कूलों में जो एक कमेटी बनाने की बात एक्सपर्ट कमेटी ने बोला था, एक्सपर्ट कमेटी में सर भी थे, वो कमेटी क्या सभी प्राइमरी स्कूलों में बन पाए या मध्य माध्यमिक विद्यालयों में बन पाए, या उनके बीच में क्या हम मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर पाए ट्रांसजेंडर्स के लिए? क्या मतलब इन सब स्थितियों में जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है वो बहुत ही मतलब अब मैं तो ऐसे जगह पर हूं कि मैं अगर बोलूंगी तो सरकार की बुराई की बात होगी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का समय है जिसको मैं अपने जगह पर तो जरूर बात उठाना चाहूंगी। क्योंकि हम अगर कह दें कि हम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में जगह दे रहे हैं, तो जब नीचे से पढ़ के कोई नहीं आएगा तो ये रिजर्वेशन कौन लेगा? मायने की बात है।
और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो जैसे जेंडर को यूजीसी ने पढ़ाने के लिए बात किया, तो उन्होंने जेंडर पे पूरा कोर्सेज ही शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक एनसीटी कोई यही नहीं बना पा रही है, या एनसीईआरटी बना ही नहीं पा रही है कि कैसे कैरिकुलम बनाया जाए कि वहां पे ट्रांसजेंडर का इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी से लेकर के उनके लॉज से लेकर के सारी चीजें वहां पे मौजूद हो। तो इसके लिए कैसे कैसे काम किया जा सकता है, तो दिल्ली राज्य के हिसाब में देखा जाए तो दिल्ली मतलब सभी मुद्दों पे, मतलब वहीं से सारी नियम कानून निकल रहे हैं, सारी चीजें वहां पे ये है, पीछे है। जबकि एजुकेशन में उनका मादा रहता है कि वो सबसे अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छा एजुकेशन क्या सभी के लिए अच्छा है कि वहां पे ट्रांसजेंडर्स के साथ में बुलिंग नहीं हो रही है, मतलब जो जेंडर न्यूट्रल, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड हैं, उनके साथ में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, या उनकी स्थितियां जो हैं वो क्या वहां पे अच्छी हैं। तो मुझे जो लगता है इंटीग्रेशन इन द फैमिली और स्कूल या जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इन सब चीजों के लिए तो सबसे बड़ी बात है जागरूकता, और जिसके लिए मैं खुद काम करती हूँ। मैं नुक्कड़ नाटक तक जाकर के करती हूँ, और लगभग 5000 पंचायतों में मैं पहुंच गई इन बातों को पहुंचाने के लिए कि हम भी हैं, और हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल और कल्चरल बिहेवियर की पहचान के साथ नहीं है, उससे कुछ आगे बढ़ करके हम भी मेन स्ट्रीमिंग के पार्ट हैं। तो जब तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक हम कागजी तौर पे जो ये अटेंशन हैं, जैसे कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ट्रांस अगर कोई व्यक्ति है तो उसके कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसके कानून को किस तरीके से ये करना है। वो कुछ लोग तो ऐसा पूछते हैं कि अगर हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसमें नकली और असली की बात है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज से बहुत बुरे तरीके से निकल करके आई है कि असली नकली और ये सब चीज कहानियां मुझे बहुत झकझोरता है कि ये जो सर्टिफिकेशन के लेवल पे 7-7, 8-8 सालों से ये सब चलता रहा, क्योंकि असली कौन रहेगा, नकली कौन रहेगा, अच्छा कौन रहेगा, बुरा कौन रहेगा। तो इस पे मेरे लिए तो बात करना, अभी तो मैं काउंसिल की अभी तक तो कोई बैठक नहीं हुई है, बैठक होगी तो मैं इन सब मुद्दों पे जरूर बात उठाऊंगी। सबसे पहला काम है कि हर एक जिले में कम से कम एक पोस्टर तो लग जाए कि नर नारी किन्नर समान, न मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आर इक्वल, किन्नर कह दे, या जो भी लोकल लैंग्वेज में उनके वर्ड्स हैं जो उनको ज्यादा झकझोरते हैं, वो वर्ड्स वो चीजें पहुंच जाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जागरूकता के लेवल पर ज्यादातर मैं देखती हूँ टीआईज की बात करते हैं, और टीआईज कभी रहे होंगे बिहार में, तो मैं तो टीआईज की कोई मतलब कुछ भी मानती ही नहीं है कि उन्होंने कुछ भी किया हो, कि मैं मान दूं कि उन्होंने कोई ये किया। हम लोगों के लड़ाइयों में तो हमने कभी देखा ही नहीं कि उनके क्या क्या योगदान रहे हैं। हाँ, HIV एड्स का जो स्ट्रक्चर रहा है वो मतलब अलायंस इंडिया जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आई और उस पर बात करना शुरू कर दी, तो हम लोग भी बात करने को निकल आई। लेकिन अभी जो जरूरी है वो हमें HIV एड्स से बाहर निकलना है, हमें मेन स्ट्रीमिंग की बात करनी है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है, स्कीम्स की बात करनी है, प्लान और पॉलिसी और जो भी कानून है उसके लिए एक अच्छा तरीका निकालने की जरूरत है, और इसी पे आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है आकांक्षा। आकांक्षा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक जो एस्पेक्ट कह रहा था इससे पहले कि अमृता जी अपना बोले, कि इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे एक याद आ रहा था, जब असलम अभी जुड़े हैं, आई होप कि वो जुड़े हैं, जब हम लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे अमृता नालसा जजमेंट से पहले, तो हमारे और असलम के बीच में जो बात होती थी, तो हमने ये कहा था कि भाई ऐसा करते हैं कि हम रिजर्वेशन की बात इसमें डाल देते हैं।
तो ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं बताऊं तो वो कई बार असलम जी कहते थे कि सर अभी प्रोसेस को आगे बढ़ने देते हैं, उसके बाद हम लोग बीच में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में असलम जी ज्वाइन किए, उनको भी खुशी हो रही होगी कि रूल में हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है। तो शायद अमृता भी इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे इससे हॉरिजेंटल और वर्टिकल होगा, और जो 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 जिस स्थिति में है, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो रिप्रेजेंट करते रहेंगे, लेकिन जो जनरल में है वो उनको ओबीसी का स्टेटस मिलेगा। तो शायद अगर ये रूल मतलब बन के आ जाता है तो फिर ये जो 33% विमेन का पंचायती राज में रिप्रेजेंटेशन है, क्या इसके तहत विमेन का रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगी रेशमा जी या क्या करेंगी? तो एक ये भी सवाल मेरे पास अभी ध्यान में आया। और एक पॉइंट जो उन्होंने बोला रोमित जी ने, वो बड़ा अच्छा लगा, और मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ के देखना चाह रहा था कि जब फैमिली कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट आंगनबाड़ी से ही होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली आंगनबाड़ी में इंटीग्रेशन के साथ साथ ही हम उनको इस बीच में काम करा सकते हैं। और यही कारण है कि जब हम दिल्ली में, लास्ट सेंटेंस बोलूंगा अमृता जी के बोलने से पहले अभी, कि जब हम दिल्ली में जब हम जाते हैं स्कूलों में इंटीग्रेशन प्रोसेस को, तो भले ही दिल्ली सरकार ये कोई कह दे कि हमने पर्पल बोर्ड बना लिया या कुछ कर लिया, ये कर लिया, लेकिन ये एक्चुअल लेवल में हमारे जो विशाल हैं वो जुड़े हैं, वो सवाल नहीं करते हैं। करना चाहिए, स्कूल लेवल में काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिविस्ट के साथ होना चाहिए उनको, कि आप वो हमें स्कूल जरूर ढूंढ के दिखाएं जहां पर कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम दिल्ली सरकार ने पर्पल बोर्ड के तहत या किसी और के तहत बनाए हैं, या इस तरह का इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया है। तो मेरे ख्याल में अब लॉक और अनलॉक दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो मैं विशाल को भी ये बात चैलेंज करता हूं कि ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी ये ढूंढ के इस तरह की बात देखें जो एक्ट और रूल में दिया गया है, कि कहां पर उस तरह की बात है। क्योंकि अभी रेशमा प्रसाद जी ने भी कहा कि अल्टीमेटली जो है दिल्ली सबसे आगे रहता है, तो क्या ये स्कूलों में ये आगे है या नहीं है, इस पर शायद कुछ असलम आए हैं तो कुछ ये भी बात करेंगे इससे पहले कि अमृता बात करे। तो मैं ये सोच रहा था कि इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा अमृता कुछ बोले। या थैंक यू। आकांक्षा प्लीज। आकांक्षा जी, can I start? Please, Yes, please. ma'am. Sure, ma'am. Sure. Yeah, please. Okay. So already प्रोफेसर राजेश सर जो है और रेशमा जी जो है बहुत कुछ बातें प्रॉब्लम्स के एरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं। तो आकांक्षा, आपका सवाल था कि फैमिली इंटीग्रेशन के बारे में, मैं उस चीज के लिए थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। देन आई एम कमिंग टू द अदर प्रॉब्लम्स। तो देखिए, बोलता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम्स, तो फैमिली से ही हमारा काम शुरू होता है, जर्नी शुरू होता है। मैं अपना खुद का तजुर्बा शेयर करूं। मैं एलजीबीटी एक्टिविज्म काम का ये सबसे जुड़ गई थी 2000 साल से, मतलब लगभग आज 20 साल हो गया। तो 2003 में जब फास्ट मेल सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम आया मानुष बांग्ला के तहत, दैट वाज अ नेटवर्क जो क्रिएट किया गया था। तो उस वक्त मतलब मेरा पहला इंटरव्यू जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्वेशंस हो रहा था, और मैंने सोचा कि ये एक मौका है अपने पेरेंट्स को दिखाने का जो क्या काम, किस तरीके का काम अभी शुरू हुआ है। बिकॉज फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही एक स्ट्रगल तो है। एक समय पर आके मेरे पेरेंट्स ने भी बोलना छोड़ दिया कि तुम अपने आप को मतलब चेंज करो, बदल डालो, बी आ प्रॉपर बॉय, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब तो कुछ तो होता ही था। एक टाइम पे आके उन लोगों ने मतलब छोड़ दिया, मतलब उन लोगों को पता लग गया कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। तो 2003 में अपने मम्मी के पास मैंने ऑफिशियली मतलब कम आउट किया। फिर 2008 में जब वो इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब जो मेरा फिल्म स्क्रीन हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही एक ही बात बोले थे कि वी नो तुम क्या हो, क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी, रिलेटिव्स, नेबर्स, तुम्हारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या तुम जहाँ काम करोगे, वो लोग इसके बारे में शिक्षित नहीं है। और मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर थी, तो वो समझती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या प्रॉब्लम बाद में आ सकते हैं।
तो वही पापा जब मैं 2014 साल में, ये एक कोइंसिडेंस है, मतलब मैं देश के बाहर जा रही थी, वाशिंगटन में कोई मेरा वो था, मीटिंग था। मैंने एयरपोर्ट से अपने पापा को फोन किया कि आपने न्यूज़ देखा कि नालसा जजमेंट बोल के एक आज वो आया है, जजमेंट आया है। मेरे पापा ने मुझे चौंका दिया, बोला कि ओ इसका मतलब आज से तुम लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलने वाला है। आई वाज सो शॉक्ड, सरप्राइज, एट द सेम टाइम फीलिंग हैप्पी कि चलो कहीं ना कहीं बात तो पहुंच रहा है। सो दिस इज द वे, आई थिंक मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, वो हम लोगों को मानना ही होगा। एट द सेम टाइम काम काज शुरू होना चाहिए फैमिली लेवल से। ये रूरल एरिया में आंगनबाड़ी मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जरिया है, बट ऑल्सो एक अलग एक चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। लगभग हर स्कूल में आजकल पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन होता है। इसको किस तरीके से काम पे लाया जाए? जो काउंसिलर्स है, जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है, वो भी अब आजकल स्कूल और कॉलेज में अवेलेबल है। बट मेरे पास मेरे कम्युनिटी का मतलब इंफॉर्मेशन आता है, जब वो लोग उनके पास जाते हैं अपना दुखड़ा लेके, अपना प्रॉब्लम लेके, तब ये उनको सुनने को मिलता है, तुम लोग ऐसे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। ये क्या बात हुई? अरे अभी मतलब ट्रांस एक्ट आ गया, रूल्स आ गया। आई थिंक दिस इज द हाई टाइम। तो ये काउंसिलिंग जो नेशनल लेवल काउंसिल है, मेरा खास दरखास्त उनके पास है कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो मतलब इट विल नॉट चेंज ओवरनाइट। उसका एक बात तो है फैमिली लेवल इंटीग्रेशन, जिसके बारे में हम सोच रहे थे, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए हमको यूटिलाइज करना होगा। जो पेरेंट्स टीचर्स सेल्स है, उनका जो टीचर्स है, उनका जो स्टाफ है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक करिकुलम डेवलप करना होगा, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी करिकुलम, क्योंकि जो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन है, जो ट्रांसजेंडर लोग है, जो अपने आप को प्यूबर्टी के मतलब तहत या उससे पहले या आगे अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, बट उसके हिसाब से उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो जेंडर सेक्सुअलिटी का करिकुलम शुरू करना स्कूल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोर देन दैट बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे राजेश सर ने भी बोला है कि जनरल न्यूट्रल वॉशरूम जो है, तो अभी जो रूल्स है उसमें बहुत बार मतलब बात किया गया है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या कैसे मतलब सेंसिटाइजेशन करना है, वॉशरूम के भी बारे में बात कर गया है। और जो टॉकिंग अबाउट ये जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें भी ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बोला गया है कि एक जेंडर इंक्लूजन फंड बोल के एक फंड आएगा, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर नाउ पेन एंड पेपर्स ओनली। अभी मैं खुश हूँ कि रेशमा और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है, साथी है, जो अभी सर्कस के साथ इस चीज के लिए जुड़े हुए हैं। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर टीआरसी, देयर आर कम्युनिटी एक्सपर्ट। तो एक इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है, डेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार तभी मानेगा जब आपके पास एडिक्वेट डेटा हो। जो 2011 के डेटा हो, उसके सेंसस, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, दैट वाज रियली अ प्रॉब्लमेटिक वन। तो नई तरीके से इन्यूमरेशन प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन, ईच डिपार्टमेंट हैज टू बी सेंसिटाइज्ड। वो सरकार का एक स्टेप होना चाहिए कि कैसे उनका जो बेसिक सर्विस एरिया है, जैसे एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, लीगल एड ले लो, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो सेक्शंस है, ये सारे जो सरकार का सेक्शंस है, साथ साथ प्राइवेट लेवल में भी कैसे इस तरीके से नए तरीके से सेंसिटाइजेशन का काम शुरू हो। एंड देन आई थिंक मतलब वी कैन सी द चेंजेस स्लोली। या थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। अब मैं रोमिल गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है ऑलरेडी। द ओनली थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट इज, देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो ही पैट्रियार्की है। प्रॉब्लम अगर फैमिली एक इंडिविजुअल या कुछ फैमिली के साथ होती कि वो पैट्रियार्की है, तो सॉर्ट मतलब उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी होता। लेकिन जब सोसाइटी पैट्रियार्की हो, महिला के खिलाफ हो, तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना मेरी मुर्गी की एक टांग तो बहुत मुश्किल है, जैसा कि अमृता ने बोला और रेशमा भी बोली कि सोसाइटी एक ही तरह से देखती है ट्रेडिशनल।
It is very wrong. It is very wrong approach और सोसाइटी का माइंडसेट। देखिए हमें हर एक लेवल पे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है और आई थिंक इस प्रोग्राम में जो भी फीस आएगा या कहीं पे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देते हों या कहीं पे, तो ये ज़रूर दीजिए कि नाउ द हाई टाइम हैज़ कम अप। आप एजुकेशन देते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, लेकिन साथ में जो फैमिली है, क्योंकि जो ट्रांस है उसकी जो फैमिली है उस वो भी ट्रांस में है, तो मतलब उनको भी साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए और सो दैट दे कैन टॉक टू सोसाइटी इन अ पॉजिटिव मैनर। इन व्हाट सेंस कि वॉट एवर इट मे बी, जैसे भी हैं हमारे बच्चे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम सोसाइटी, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम यूरेनस। Man is coming from Mars, woman is coming from Venus. That doesn't mean we are coming from Uranus. We are also coming from the same society. So therefore सोसाइटी से, क्योंकि सीधी लड़ाई सोसाइटी के साथ है, तो इसलिए सोसाइटी से अगर है तो उसमें इंटीग्रेशन के लिए आपको हमें अपनी जगह इस तरह से पॉलिसी या इस तरह से प्रैक्टिकली अप्रोच बनानी पड़ेगी जहाँ पे हर जगह पे ट्रांस पर्सन के साथ सेंसिटाइजेशन हो और ट्रांस पर्सन वहाँ इन्वॉल्व हो, विजिबली इन्वॉल्व हो। थैंक यू। थैंक यू रोमिल। अब मैं असलम सर से। असलम जी हैं? जी सर, असलम, हैं, डॉक्टर हैं। असलम हैं? जी सर, हैं। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर असलम सर हैं, असलम सर हैं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। नहीं सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये अच्छी शुरुआत है, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और अमृता ने जो एक सुझाव दिया है कि पीटीए जो मीटिंग का मैकेनिज्म है स्कूल लेवल पे, उसको टैप कर सकते हैं हम। और इसके अलावा एक और मैकेनिज्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो राइट टू एजुकेशन के अंडर में आता है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा मैकेनिज्म है जिसमें हम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। आई थिंक एससीईआरटी ने करिकुलम के लेवल पे तो अच्छा कदम उठाया है, लेकिन जब तक हम इसको पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन और एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे तो वो सेंसिटाइजेशन नहीं होगा। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि सर जो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक ही सीमित नहीं है। हम उसको वो ओवरऑल एक एजुकेशन के संदर्भ में है और उसको हम उस लेवल पे स्कूल लेवल पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको लेके जाएंगे। और एससीईआरटी से जो हमारी पार्टनरशिप हो रही है और उसके साथ जो वर्कशॉप हुई है, ये इस बात का ये है कि हम स्कूल लेवल पे भी आने वाले दिनों में इसको कन्वर्ट कराएंगे और हो सकता है हम एससीईआरटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे कुछ एक एजुकेशन रिसोर्स सेंटर की सेटअप करने की बात करें। तो बट अच्छा प्रयास है सभी मैंने स्पीकर्स को सुना, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए। आई होप आकांक्षा जी इसको रिकॉर्ड कर रही होंगी, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। यस सर, हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो असलम मच जी, सर। आपने अच्छा किया असलम जी। रामेश्वर गुप्ता जी हैं, वो हमारे स्कॉलर हैं, वो सभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो विद थैंक्स टू रामेश्वर गुप्ता। एक जो सवाल उठ रहा है, विशाल मेरी बात सुन रहे हो? इंटरेक्टिव सेशन है विशाल? विशाल नहीं है, क्योंकि जब पीटीए और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल लेवल की बात करती है तो आकांक्षा आप दोनों का काम बिल्कुल इंटीग्रेटेड रूप में होता है। तो कैसे इसको एक्टिव रूप से विशाल तुम ले जा सकते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हारा जो रोल यहाँ पर आ रहा है, देखिए खुद असलम जी को, डॉक्टर असलम को ये नहीं पता चल रहा कि हमारा टीआरसी स्कूल लेवल पे कुछ भी कर पा रहा है, क्योंकि टीचर्स को आइडेंटिफाई और पीटीए स्कूल मैनेजमेंट के साथ जोड़ने का जो एक मेन एक्टिव काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। और मैं बल्कि ये कह दूं कि कोविड से बचना जरूरी नहीं है। मैं परसों एआरएसडी कॉलेज में था,
तो मैं कई बार शायद नीतीश से बात करते हुए कहा तो किसी प्रोफेसर ने विंस्टन चर्चिल की बात की कि चर्चिल ने कहा कि भाई ये जो इस तरह के फेज होते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कुछ कर गुजरने का, तो ये भी कोविड के बहाने से बैठ मत जाओ, कुछ न कुछ करो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है स्कूल लेवल में इंटीग्रेशन के, पीटीओ इसके माध्यम से, और दिल्ली एक मॉडल हो सकता है। तो कैसे एक मॉडल के रूप में करोगे वो सवाल है, आकांक्षा जी आगे ले जाए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तो मैं टाइम नहीं लेता हुआ आप कुछ और सवाल देख लें। मीना शायद कुछ कहना या कोई और कहना चाह रहे हैं। थैंक यू आकांक्षा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और सर थर्ड राउंड की तरफ चलें, क्वेश्चन आंसर। या प्लीज गो अहेड। या कोई ऑडियंस अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे स्पीकर से तो कर सकते हैं। Akanksha, can I speak? Yeah. I'm Meena. Can I speak? Sure, ma'am. Okay. Thank you so much. मैं आपका ये सेशन सुन रही हूँ और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात हम कर रहे हैं, बिकॉज हम उन्हीं लोगों से सुन रहे हैं जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने अभी जैसे रेशमा मैम ने बोला, सर ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर में जब हम सर रिसर्च की बात करते हैं या जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो रेशमा मैम ने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि कौन आएगा जब यूनिवर्सिटी में, कौन उसका फ़ायदा उठा पाएगा यूनिवर्सिटी में जबकि वो स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में हो ही नहीं सकता है। तो इसी पे ही, और अमृता मैम ने भी इस बात को वो किया था, रेस किया था कि एक साइकोलॉजिस्ट का उन्होंने उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने बोला है। तो मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने ही जो ट्रांसजेंडर्स के साथ डील करती हूँ उससे रिलेटेड मेरे कुछ सजेशंस जो मैंने आज के उसमें स्पीकर्स से सुन के कुछ अपने बनाए हैं, उसमें जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला अमृता मैम ने कि चैरिटी बिगिंस एट होम। शी इज़ वेरी ट्रू। जब मैं इन बच्चों के साथ डील करती हूँ जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो सबसे पहला इश्यू उनकी फैमिली से ही आता है, जहाँ पे फैमिली उनको समझती ही नहीं है। तो और रोमिर जी ने भी यही बोला है कि फैमिली काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहला जो स्टेप है वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे पहले तो फैमिली के लिए एक्सेप्टेंस, फैमिली का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली काउंसलिंग का कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए ताकि फैमिली को इस कम्युनिटी के बारे में बताया जा सके। दूसरा एक चीज़ मैं जो बहुत मतलब जो इन बच्चों के साथ डील करके जो मैंने सीखा है वो ये समझ में आया मुझे कि इनके साथ बुलिंग बहुत होती है स्कूल्स में। बुलिंग क्योंकि इनके हाव भाव, इनके चलना, इनका बोलना, वो काफ़ी कुछ इनके जो असाइंड जेंडर है उससे मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से इनको बुलिंग बहुत फेस करनी पड़ती है। तो स्कूल लेवल पे ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा रीज़न है स्कूल ड्रॉप आउट होने का, बिकॉज बच्चे मजाक उड़ाते हैं और बच्चों के साथ ये लोग, इनके फ्रेंड्स नहीं बनते स्कूल में, जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड फील करते हैं। इसके बाद एक जो बार बार इस सेशन में भी बोला गया है, टीचर एंड काउंसलर्स आर दे शुड आल्सो बी सेंसिटाइज्ड। व्हाई? बिकॉज टीचर्स, जैसे अभी उन्होंने बोला अमृता मैम ने कि काउंसलर्स तो ये बोलते हैं स्कूल में कि क्योंकि तुम्हारे अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं कि तुम्हारे तो तुम ऐसे हो इसीलिए तुम्हारा मजाक उड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टीचर्स की और काउंसलर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गवर्नमेंट को ये एक सजेशन जाना चाहिए कि टीचर्स और काउंसलर की काउंसलिंग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इनका स्कूल में जो जिस भी तरह का जो भी इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। और एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ एड्रेस नहीं हो पाती है स्कूल में, तो ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एक इनका रीज़न ड्रॉप आउट होने का ये है, और हमारा पर्पस वहीं फेल हो जाता है, इनके करिकुलम डेवलप करना। और ये क्योंकि जब इन बच्चों के लिए ये बच्चे आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम किसके लिए कर रहे हैं फिर। इसके बाद इनकी अपनी भी एक मेंटल हेल्थ होती है, जो जेंडर डिस्फोरिया की वजह से ये लोग बहुत सफ़र करते हैं। इनकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से ये अपना स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि इन्हें ये अपने में इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, सोसाइटी इन्हें समझती नहीं, फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, और इनको पता नहीं इन्हें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है इस बारे में। तो ये जो जेंडर डिस्फोरिया है जो इनकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है, ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से ये लोग स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं। और एक रोमिर जी की बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, वो ये
कि इनका रिप्रेजेंटेशन हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे अगर ये स्कूल में ट्रांसजेंडर टीचर्स होने चाहिए जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, जैसे रोमेर जी ने बोला, जैसे अमृता मैम ने बोला कि आंगनवाड़ी से स्टार्ट होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग विजिबिलिटी होनी चाहिए इनकी हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को ये एक अलग सी पॉपुलेशन ना लगे। तो एक ये बहुत बड़ा मेरे को मतलब अच्छा एक वो लगा, एक सजेशन लगा जिसमें कि हम इनको अलग अलग जगह पे इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, चाहे वो हम रिजर्वेशन के थ्रू दें या हम कुछ लोगों को आगे लेके आए किसी भी तरह से, ताकि हम इनकी विजिबिलिटी सोसाइटी में कर सकें। तो सर मैंने तो ये सीखा आज इनसे, आज जो स्पीकर्स नहीं, बोले। मीना ये सवाल है कि जी जैसे एक हम बात करते हैं ना, ड्रॉप आउट की बात करते हैं, तो मैं फिर अमृता पे चला आता हूँ जाके कि जी जब हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं तो जी कई बार मैं जब स्ट्रेट वे सवाल हर मीटिंग और पीछे विशाल नहीं बोल पा रहे हैं, जब जी हम स्कूलों में हम जाते हैं और स्कूलों में जब हम नॉर्थ कैंपस और ईस्ट कैंपस में जब हम लोगों ने डायरेक्ट जाके, क्योंकि जब आप टीआरसी और बाकी लोगों का करते हैं तो हमारा स्कूल और यूनिवर्सिटी का इंटरफेस है। आप ये जी बताएं कि नियर बाय जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जी आकांक्षा, विशाल, मैं पर्सनली हर इनके साथ रहा हूं, कोई ऐसा नहीं रहा। जी और हमें एक भी प्रिंसिपल्स नियर बाय रूपनगर, शक्ति नगर इन स्कूलों में नहीं मिले जहां प्रिंसिपल और टीचर्स ने ये कहा कि हमने ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया। जी तो ड्रॉप आउट का सवाल कहां उठेगा? पहली बात, एडमिशन लिया उन्होंने, जी कैसे एडमिशन लिया उन्होंने? या तो एडमिशन उन्होंने लिया गर्ल कैटेगरी में या एडमिशन यस लिया सर उन्होंने मेल कैटेगरी में, अपनी जी आइडेंटिटी में उनको एडमिशन लेने का मौका ही नहीं मिला। तो जब जी ड्रॉप जी आउट सर की हम बात करेंगे तो ड्रॉप जी आउट का हमारे पास कहां से फिगर आ पाएगा जब जी हमारे जी पास ये लिस्ट ही नहीं आ पाता कि जी उनका एडमिशन उनके रूप में हो चुका है। और इसका लास्ट जी टाइम देखिए हमने एग्जाम्पल भी दिया, आकांक्षा को याद होगा कि मिरांडा कॉलेज से हमारे एक ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर में आई और उन्होंने फिर विशाल से हमने टच भी कराया, तो वो उन्होंने ये कहा कि हमने मिरांडा कॉलेज से 3 साल पास आउट कर लिया अपने को गर्ल कैटेगरी में, अब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ वहां करना चाहते हैं। तो सवाल है हमें कैसे मतलब यूनिवर्सिटी या ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर इनको हमें प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी। तो देखिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये न लगे कि हम यूनिवर्सिटी या साइकोलॉजिस्ट कोई हमारे पास ट्रांसजेंडर आए। जो बात मैं अपने स्कॉलर अपने को कहना चाहता हूं अमृता जी और ये अपना मैडम, कि हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम इनके डोर स्टेप पे जाएं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे हमारे इनके लोग हों, कि ये नहीं कि विशाल के पास स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल आए, इनको जाना होगा उस कम्युनिटी के पास, इनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और बताना होगा कि भाई आकांक्षा बताएगी कि फैमिली और उसमें इंटीग्रेशन का कहां हुआ, कहां पर उनके साथ वायलेंस और ये हो रहा है, और ये बताएं विशाल कि हमें वर्चुअल सिर्फ न बता पाए, हमें एक्चुअल रूप में बताएं कि उनका कहां दिल्ली के स्कूल में इंटीग्रेशन, हमें एक भी एडमिशन दिला पाए, ये दिखाएं। और अगर ये नहीं दिखाएंगे तो इनका रिसर्च पूरा असलम जी की तरह नहीं होगा, क्योंकि तो डॉक्टर असलम बन गए हैं, ये लोग फिर डॉक्टर कभी बन नहीं पाएंगे। इट इज नॉट ए थ्रेट अमृता, बट एनीवे द थिंग इज दैट कि इंटीग्रेशन हुआ है। जब हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं तो भाई जब इंटीग्रेट ही नहीं हो तो ड्रॉप आउट का, वो अपनी कम्युनिटी में इवन टुडे दे डू नॉट डेयर टू हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you're back. Yeah. सॉरी, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो अब इसमें जो प्रोसेस हुआ है, मैं जल्दी में प्रश्न खत्म करूं कि ये इनका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमारे एक्ट से रूल तक में जो थ्योरेटिकली बन गया और जो अभी बताया गया कि भाई कानून बनने की बड़ी लंबी प्रक्रिया रही, अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है ये कैसा पूरा होगा, तो ये इसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया मीना जी। आकांक्षा प्लीज कैरी ऑन। और कोई क्वेश्चन? विशाल, आकांक्षा जी, आ रही है मेरी आवाज आकांक्षा जी?
यस यस हेलो हाँ आ रही है। जी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो गया था कि ये थोड़ा सा ऐप अपडेट हुआ था, तो ऑप्शन नहीं समझ में आते। सर बोल रहे थे बीच बीच में, सर आ, 2 बार बुलाया। तो सर एक्चुअली जैसे सर बता रहे थे स्कूल लेवल पे, तो हम लोग रूपनगर शक्ति नगर में 3 प्रोग्राम भी कर चुके थे, और जो 3 प्रिंसिपल थे और 5 टीचर थे, 150 स्टूडेंट थे। तो इंटरेक्शन के बाद कोई भी हमारे पास ऐसा सच स्टूडेंट नहीं आया जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। सर ने अभी एक मिरांडा स्कूल का भी एग्जांपल दिया। तो उस मिरांडा स्कूल के जो के स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पर बट अब वो मास्टर वो करना चाहती है, और मास्टर अपनी जो ट्रांस की आईडी है उससे करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ओपन पॉपुलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं हाइड करके है। तो एक चीज के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमें स्कूल लेवल पे चलाना पड़ेगा, ताकि वो लोग मतलब कहीं ना कहीं वो बाहर आए। और सर जैसा बता रहे थे कि दिल्ली के चारों जोन पे विशाल देखिए, तो सर अभी मेरी रिसेंटली लास्ट वेबिनार के बाद राजीव सर से बात हुई थी, तो इसके रिगार्डिंग सर ने कुछ इनपुट दिए थे। जैसे कि शीलमपुर में एक गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जेंडर वॉशरूम जैसा कुछ है, तो विशाल आप देखिए। तो वहाँ मैं अब सर दिख रहा हूँ कि अप्रोच करूँ वहाँ जाने के लिए। तो सर ऐसे कुछ छोटी मोटी इनपुट्स है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ सर। ठीक ठीक है। नहीं, लेकिन इस पर आपको फास्ट काम करना होगा, क्योंकि ये जी इसमें सर। ना समय कम है। ये तो रूल भी कहता है कि 2 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके पास इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा, उससे पहले कुछ लेके आना पड़ेगा। वेरी गुड बिल्कुल विशाल। और सर, बाकी बिल्कुल। स्कूलों जी में सर। भी जैसा कि अभी बीना जी ने बताया और आकांक्षा बता रही हैं कि इनको चीजों को आगे बढ़ाना होगा, तो ये बहुत जरूरी है। प्लीज, या आकांक्षा कैरी जी सर। फॉरवर्ड। तो सर और कोई ऐसा किसी और के जैसे पास और कोई कि क्वेश्चन अभी है? आकांक्षा आकांक्षा जी, 1 लाइन में और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। तो सर जैसे कि अभी शीलमपुर की बात हुई थी, हाँ बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। जितने भी भाई आप बात स्कूल मत लेवल का टीचर है। विशाल, देखिए विशाल विशाल, मैं आपको रोकता हूँ। इंटीग्रेशन करने जी के प्रोसेस में, सॉरी यहाँ पर मैं जी जी कहेंगे जी कि भाई सुपरवाइजर यहाँ पर शायद बात आपके सामने असलम जुड़े हुए हैं ना। असलम जी सीलमपुर में रहते हैं, आपको ये पता है, मतलब उसके आसपास रहते हैं। तो आप उनसे बाद में जी ये जी करिए, और इंटीग्रेशन के साथ कल का जी ही जी टाइम लीजिए, फिक्स करके देखिए कि जी इस जी डेली में कितना होता है, नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट करिए। हाँ प्लीज चलिए। जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ आकांक्षा प्लीज करिए। और कोई क्वेरी, किसी और के पास कोई क्वेश्चन? Yes, yes. Good evening, everybody. Nisha this side. Akansha ma'am, can I? या श्योर। हाँ प्लीज गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। Myself Nisha, MA second year student. सर पहला तो मैं एक व्यू ऐड करना चाहूँगी कि हम स्कूल लेवल पे बुक्स में पढ़ते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल, तो हम वहाँ पर चैप्टर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं कि सिर्फ गर्ल्स बॉयज़ नहीं, ट्रांसजेंडर जिसको अब अदर कैटेगरी से हटा के एक अलग से मिला है, तो एवरीबडी इज़ इक्वल। उस टाइम पे क्योंकि हम जब बचपन से गर्ल्स बॉयज़ इक्वल पढ़ते पढ़ते यहाँ इस स्टेज पर आए हैं, तो स्टार्टिंग से ही हमारी एजुकेशन में वो हो तो बेटर रहेगा। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्पीकर्स। सर बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को डराते हैं, अगर कहीं पर रोड पर ट्रांसजेंडर उन्हें दिखते हैं तो बच्चों को डराया जाता है कि वो चुराते हैं बच्चों को। हमारा स्टार्टिंग से एक अपब्रिंगिंग मैम इस तरीके से किया जाता है कि कि हमें ट्रांसजेंडर से डर लगे, वो कम्युनिटी से हमारे मन में एक डर बैठता है। जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं तो बताया जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को लेके जाते हैं, नॉर्मल बच्चों को नहीं। तो मैं अपनी स्पीकर मैम से पूछना चाहूँगी एनीवन कि मैम ऐसा कुछ है या फिर ये सिर्फ एक डर बिठाया जाता है आपकी कम्युनिटी के खिलाफ या बच्चों में? रेशमा जी आप रेशमा जी आप बोलो, देन आई विल ऐड टू इट। हाँ, ये पूरी तरीके से डर फैलाने वाली बात है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली में उन लोगों का जो ट्रेडिशन है उसको लेकर के इतनी सारी मिथकें हैं, जिसके नाते वो ट्रेडिशन को लेकर के है। हम ट्रेडिशन से आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें मेन स्ट्रीमिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। जब स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, इंटीग्रेशन की अगर बात होती है,
तो अभी तक क्या हुआ है? तो जैसे आप खुद ही बात कर रही हैं कि मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर एक शब्द नहीं हुआ है। तो मैं बताती हूँ कि 2015 में यहाँ पे बेसिक शिक्षा एजुकेशन ने ऑर्डर कर दिया था कि ट्रांसजेंडर का इंटीग्रेशन करने के लिए स्कूलों में क्या-क्या चीज करनी चाहिए, लेकिन वो एक कदम भी पैर नहीं आगे बढ़े हैं उन ऑर्डर्स पे, मतलब जिलों में कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले से बोल रही हूँ कि जब तक हर एक व्यक्ति की जुबान पे नहीं जाएगा कि नॉट इवन मेल एंड फीमेल, मैं बताती हूँ इवन टू द स्कूल टीचर्स भी अगर बात करें तो उनसे पूछो कि जब जेंडर के बारे में, तो वो सीधे बोल देंगी कि मेल एंड फीमेल, नॉट इवन दैट द ट्रांसजेंडर। और इसके आइदर वे में कुछ भी मतलब बातें हों तो वो कभी इस पे बात भी करना नहीं है करती है। वैसे छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहां पे कुछ एक लेसन दी गई है, लेकिन अभी पे बात होती है कि वो लेसन को कागज को मोड़ दिया जाता है स्कूलों में। तो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है कि वो चीज नहीं पढ़ाने के लिए भी कुछ एक टीचर्स मौजूद हैं। तो ये सब चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। और स्कूल्स किस तरीके से, जैसे स्कूल में हम ट्रांसजेंडर शब्द नहीं ले सकती हैं क्योंकि 18 साल के बाद ही ट्रांसजेंडर शब्द को लिया जा सकता है। तो 18 साल के पहले जब आप मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर की बात करते हो तो आप वो जेंडर के लेवल पर जब आस्किंग होगा तब, नहीं तो उस समय तक तो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग में ही लिया जाएगा। और वो उनको आइडेंटिफाई करना उनके गार्जियन के लेवल पर हो सकता है, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस का तो 18 साल के बाद ही है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है ही नहीं, उनका एफिमिनेशन जो बुलिंग हो रही है, मीना रावत मैम ने बोला कि इस तरीके से बुलिंग होती है, तो वो इन्हीं स्थितियों पर बुलिंग होती है। और इन सब चीजों को समझना है कि अगर आप बीएड के कोर्स में विमेन एंड चाइल्ड अगर पढ़ाते हो तो आप ट्रांसजेंडर भी आपको पढ़ाना होगा और उसको कोर्स में शामिल करना होगा। स्कूलों को किस तरीके से सेंसिटाइज होना होगा, तो अभिभावकों के जो कमिटीज हैं और इन सब चीजों की, तो मैं तो किसी मिथकों में नहीं जाती, क्योंकि वो जो ट्रेडिशन है वो लाइवलीहुड के लिए है, वो आइडेंटिटी के लिए नहीं है। अगर किसी को जनरल पहचान में, मेन स्ट्रीमिंग में अगर उनको एक अच्छी नौकरी मिलती है, काम करने को अच्छा मौका मिलता है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं मौजूद होता है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि वो ट्रेडिशनल कार्य में जाए। तो इस चीजों को समझना चाहिए, ये एकदम पूरी तरीके से मिथक है। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू। मैं 2-3 लाइन इसके साथ तो मैं 2-3 लाइन ऐड करना चाहती हूँ कि एक तो बात है, जब मैं पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की बात मैं बोली थी, वहां पे एक बात मैं लिखना चाहती हूँ, मतलब बोलना चाहती हूँ, आकांक्षा इफ यू कैन नोट इट डाउन। एक जगह मतलब एक चीज है जो बहुत बार होता है, वो है कन्वर्शन थेरेपी। कन्वर्शन थेरेपी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन प्रोसेस। कन्वर्शन मतलब पेरेंट्स का एक वो है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जो वो चाहते हैं कि अपना बच्चा जो है, अगर फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, जो उनका प्रेफर्ड जेंडर रोल है, वो अगर असाइंड बात जेंडर से मैच नहीं करता, तो कन्वर्शन एक प्रोसेस होता है। वो लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ जाते हैं, वो लोग टीचर्स के पास भी जाते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि मेरा बच्चा जो है सो कॉल्ड बॉय या गर्ल हो जाए, और इसके लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक तक भी देते हैं। तो अगर ये हाल है तो वही पे इसीलिए हम लोग घूम के बार बार आ रहे हैं कि अगर नींव हमारा मजबूत ना हो, जड़ें हमारा कमजोर हो, अगर प्राइमरी लेवल से ही हमको एक चैलेंज का सामना करना पड़े, रोज स्कूल जाना एक नाइटमेयर जैसा हो कि स्कूल टीचर्स जो है मुझे चेंज करने पे के लिए वो है, जो मेरे घर में है वही मैं देख रही हूँ, कोई सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है, सो डेफिनेटली ड्रॉप आउट होगा और ह्यूज रेट में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। इसीलिए एक चीज का मेरा सजेशन है, देखिए अभी तो ट्रांसजेंडर रूल्स है जो बाहर आ गया, तो आकांक्षा, विशाल, आप सब लोग जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ बातें अगर आप ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल अगर बेसिक रूल्स का जो चार्टर है या जो प्रोटोकॉल्स है रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, यू नो, टू मेक इट इंक्लूसिव, क्या क्या रूल्स में बोला गया है, उसका अगर आप एक
प्रिंट आउट लेके जहां जहां आप जाते हो, इफ यू कैन शेयर, डोंट वेट फॉर द स्टेट, डोंट वेट फॉर द सेंटर टू इम्प्लीमेंट इट। अगर आप ऑलरेडी इस चीज में जुड़े हो तो ऑलरेडी उनको बोलो कि ये चीज अभी कानूनन है, यू हैव टू गिव देम द राइट, यू हैव टू गिव देम अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। जब आप सेंसिटाइजेशन की बात करते हो उसमें भी आप इन्वॉल्व कम्युनिटी, ये दिस इज वन ऑफ माई एक्टिविटी। मैं कुछ सालों में मतलब दिल्ली के बहुत स्कूल और कॉलेज में गई हूँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला सवाल ये है, मैम हम आप लोगों के बारे में कुछ नहीं जान डेफिनेटली जो आप ने जो बोला है, जो निशा मैडम ने जो ये जो बच्चे उठा के ले जाने के बाद, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब ये लोगों के मन में एक मिथ है कि ये लोग उठा के ले जाते हैं। मैंने बहुत मतलब हिजरा लीडर्स जो है उनके साथ बात किया है एंड दे एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड इट, कि अगर कोई बच्चा अपने इच्छा से दे दे तो और बात है, बट दे डू नॉट डू इट। और बहुत बार ये भी एक सवाल आता है, बहुत बार शायद रेशमा को भी ये सवाल का सामना करना पड़ा, मुझे भी हुआ, कि आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हो, फिर भी मतलब एम्प्लॉयमेंट में कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, वो लोग सेक्स वर्क क्यों करता है, वो लोग मतलब ट्रैफिक पे पैसा क्यों मांगते हैं। मेरा एक सवाल उनके लिए था, ठीक है सर आपका बात मैंने मान लिया, कल अगर ऐसे ही मेरे कोई बहन को आपके घर सुबह मैं भेजती हूँ या आपके ऑफिस में, डू यू हैव एनी जॉब फॉर हर? उनके कैपेसिटी के हिसाब से देयर वाज नो आंसर। सो द थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हमारा मतलब डीप रूटेड जो मतलब नोशंस है, जो मिथ्स है उससे छाया हुआ है, उससे बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए इंटीग्रेशन बार बार आ रहा है, इंटीग्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को फैमिली के साथ इंटीग्रेट करना है, मीडिया को इंटीग्रेट करना है, पॉलिसी लेवल का जो प्रोटोकॉल है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर किया जाए, उसके लिए हमारे तरफ से ही कुछ छोटा छोटा स्टेप्स है जो मैंने अपने बात की शुरुआत में बोली। आई थिंक दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। या थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू अमृता मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनपुट्स। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। मेरी एमफिल स्टडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर थी, और मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया, आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। तो जब मैं स्टडी कर रही थी तो मेरा जो सैंपल कलेक्शन था वो यूनिवर्सिटी एरिया से मैंने किया था, डीयू, जामिया, जेएनयू एंड अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इवन उनको ये भी नहीं पता था कि एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस है। तो सेंसिटाइजेशन, और जैसे कि निशा जी ने कहा कि वो बच्चे चुराने वाली बात, तो मैं उस पे कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को बस यही सोचना है कि जो ट्रांसजेंडर्स है वो भी हम जैसे ही हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। सबसे पहले आप ये सोचें, ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमसे डिफरेंट है या ऐसा कुछ। जैसे हमारे पास इमोशंस है उनके पास भी है, जैसे हमारे पास फैमिली है उनके पास भी है, वो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है, और तभी जाके इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगी। थैंक यू मैम। एनीवन एल्स? आकांक्षा मैम, yeah, हेलो। I want to speak, ma'am. Shankar, Akanksha, यस मैम। can I speak? या श्योर। अच्छा, जैसे राजेश सर ने बोला था कि अभी अगर स्कूल लेवल पे देखें और विशाल या एम आई ऑडिबल? हाँ प्लीज। ओके ओके, जैसे सर ने भी बोला और विशाल और आपकी भी स्टडी चल रही है, तो आपने ये जी। एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल में जैसे सर ने बोला कोई उसमें वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बच्चों का एज ए ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे मैं एक चीज जैसे रेशमा मैम ने भी बोला, मेंशन करना चाहती हूँ कि उनको ट्रांसजेंडर बनने का राइट 18 ईयर्स के बाद मिलता है सर। तो सर वो कभी भी ट्रांसजेंडर की तरह से एनरोल नहीं हो पाएंगे स्कूल में। और उसके अलावा एक चीज और भी है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके नीड्स के हिसाब से, इनके जेस्चर के हिसाब से, इनके डिफरेंट होने के हिसाब से, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये कभी अपने आप नहीं आएंगे। तो सर इसमें ना टीचर्स का और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं स्कूल में, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत शाय होती है। और इस एज में जब ये प्यूबर्टी से लेके एडोलेसेंस की स्टेज में होते हैं, दे आर वेरी शाय, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, इनको खुद भी नहीं पता चलता कि ये एक्चुअली है क्या।
धीरे धीरे इन्हें अपने बारे में एक जानकारी मिलती है, अपने बारे में इनके एहसास डेवलप होते हैं, फीलिंग्स डेवलप होती हैं, इनका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि ये लोग कभी भी बाहर निकल के टीचर से अपने आप मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वही अगेन डिस्क्रिमिनेशन की बात है। और उसके अलावा जो लोग इनको समझते नहीं है, ना टीचर समझती हैं और ना ही इनका जो काउंसलर है वो समझता है, क्योंकि हर जो स्कूल में काउंसलर्स हैं उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि इस कम्युनिटी को वो समझ पाए। तो सर वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए सर ये लोग ना बाहर नहीं आ पाते और हमें इनको ना स्कूल लेवल पे हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। तो हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेंसिटाइजेशन ये करना बहुत जरूरी है स्कूल लेवल पे। इसके अलावा सर हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी के लिए तो 18 के बाद ही एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर अगर माइनर हैं तो पेरेंट्स आगे आएंगे इनकी आइडेंटिटी के लिए एज पर लॉ, कि ये अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर या सर्टिफिकेट दिलवाना या करेंगे, लेकिन पेरेंट्स तो कभी नहीं आएंगे। वो तो हमें पता है कि पेरेंट्स का कितना डिस्क्रिमिनेशन रहता है इस जेंडर के लिए। तो सर इसको नहीं मीना जी, ये जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन फैमिली का था, जी जी, कि फैमिली में इंटीग्रेशन नहीं हुआ या जो भी हुआ जिसकी बात अभी हुई, ये शायद तब तक था जब तक कि हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, जैसा कि अमृता जी ने बताया और रेशमा जी ने बताया कि हमारे पास वो एक्ट नहीं था, हमारे पास वो रूल नहीं थे, और भी चेंजेस हमारे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन और समाज के डिमांड के बाद आएगा। तो अब ये सवाल है कि हमारे पास डॉरी लॉ है और अभी भी हम डॉरी लेते हैं, तो हमारे पास वो एक्ट है और रूल है और अभी भी हम फैमिली कम्युनिटी में इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो जिसकी आवश्यकता जो अभी बताई गई कि वो सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता है, उनके लिए एडवोकेसी की आवश्यकता है, बिहेवियर चेंज, और सिर्फ उन्हीं कम्युनिटी, सवाल उनके लिए जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो सिर्फ वहीं तक की बात नहीं होती। जो अभी कहा गया कि बाकी जो कम्युनिटी जेंडर 1 या जेंडर 2 है, क्योंकि मैं इस आइडेंटिटी पे भी कभी कभी सवाल करता हूँ, रेशमा जी और अमृता जी, जो मैं कहता हूँ कि सवाल है मेल को भी आइडेंटिटी 1 जो हम कह रहे हैं, क्या ये ग्लोबल लेवल पर ये भी सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाई हम नंबर 1 क्यों कह रहे हैं, फीमेल क्यों नहीं नंबर 1 हो जाए, अब ट्रांसजेंडर क्यों नहीं नंबर 1 हो जाए। ये आइडेंटिटी देने का ये अधिकार क्या यूनाइटेड नेशंस ने पास किया या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया, इस पे भी सवाल कहीं ना कहीं उठना चाहिए कि मेल ही नंबर 1 कम्युनिटी क्यों बन के आएगी, फीमेल क्यों नहीं हो या दूसरी कम्युनिटी क्यों नहीं हो। और जो आपने कहा कि अब ये नहीं होगा, तो सवाल ये है कि अब तो पनिशमेंट के भी प्रोविजंस है ना, कि कोई भी फैमिली और कम्युनिटी में अगर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो वो हमें करना है। तो सवाल इसका उठेगा कि हम लेवल ऑफ लिटरेसी बढ़ाएं, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ाएं, कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाएं, और जो आप लोगों ने कहा कि सभी को, जब लोगों को ये पता चलेगा कि भाई रूल्स हैं, उसके लिए एक्ट बने हैं, सारा सब कुछ जब सभी के रूरल अर्बन पैन इंडिया में चारों तरफ ये चीजें निकल के जाएगी, जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के माध्यम से निकल के आता है, तो शायद परिवार में आगे आने वाले टाइम में परिवार और कम्युनिटी से उस तरह से निकालने की लोग शायद वो न करें कोशिश, जैसा कि होता रहा है। तो सवाल यही है कि क्या जो होता रहे वही होता रहेगा, हम मान के तो नहीं चल सकते ना, हम तो चेंज नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर रहे। तो सवाल यही है। जी आकांक्षा, मैं जी आकांक्षा, मैं अपना बात कह करके थोड़ा निकलना चाहूंगी एक और मीटिंग में जाने। जैसे 18 साल के पहले जेंडर नॉन कंफर्मिंग की बात होती है और 18 साल के बाद साक्षर भारत योजना चली, लेकिन कभी समुदाय के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। बिहार में इस तरीके से मुस्लिम और दलित समुदाय के लिए लगातार समुदाय आधारित शिक्षा स्वयं सेवकों का प्रोग्राम चलता है। लेकिन अभी तक ट्रांसजेंडर्स के लिए मैंने बात करी थी कि आप तहसील लेवल पर एक एक शिक्षा स्वयं सेवक की नियुक्ति कर दीजिए और वो लोग अपने लोगों को कम से कम सिग्नेचर करना, पढ़ना लिखना और उनको इसके लिए प्रेरित करने के लिए बना देंगे। लेकिन उन्होंने मतलब इस तरीके की बात कहना शुरू कर दिए कि नॉन ऑफिशियली उन्होंने कहा कि ये वोट के लिए बनाए जा रहे हैं समुदाय शिक्षक,
और आपके लिए कैसे हो जाएंगे, आपके पास तो वोट है ही नहीं। तो सॉरी, मैं ये कह करके निकल रही हूँ। दीदी आपको नमस्ते, अमृता दीदी। थैंक यू रेशमा फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। और हम तुम्हारे साथ है, एक साथ मिलके वी हैव टू चेंज इट। या थैंक यू रेशमा। रोमिर जी थैंक यू, आपसे मिल करके अच्छा लगा। यू आर ए लॉयर, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। बहुत बहुत थैंक यू। और आकांक्षा का भी, और सर प्रोफेसर राजेश सर का, कि आप लगातार हमारे कम्युनिटी के कामों के लिए एकदम अग्रसर रहते हैं। जिंदाबाद, सलाम, थैंक यू। जिंदाबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। आकांक्षा देख लो लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो फिर हेलो आकांक्षा मैम, सिया दिस साइड। हाँ सिया प्लीज। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मैं कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहता हूं सर। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि सर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इन लॉकडाउन में जितना कुछ हमें ट्रांसजेंडर के बारे में और इस कम्युनिटी के बारे में, काफ़ी सारे लॉज के बारे में इनसे रिलेटेड, और हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है इस वेबिनार के थ्रू। जैसा आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे सर कि किसी कॉलेज के बारे में, कि वहाँ पे बच्चों ने बताया, या फिर इस तरीके की कि इस टाइम पीरियड में कभी भी जो पैंडेमिक टाइम होता है या इस तरीके का जो सिचुएशन होता है, उसमें ही कुछ डिफरेंट आता है। कुछ सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आता है, शायद नेचर हम लोगों को या हम लोगों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है कि नाउ यू हैव अ टाइम टू गो ऑन दिस पाथ। तो शायद आने वाले कल में मुझे लगता है राजेश सर जैसे और भी बहुत सारे राजेश सर क्रिएट होंगे अलग अलग इलाके में, अलग अलग जगहों पे, जो इस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। और मतलब जैसे एक मतलब उस तरीके से लव जो हो जाता है कि हमें इस चीज के लिए कुछ भी करना है, बदलाव लाना है, वो चेंज लाना है। और मुझे आशा है कि हमारे सीनियर्स जो इस पे वर्क कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। सर मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सर। जैसे कि मैं जब छोटा बच्चा था, जब मैं गांव में रहता था, मुझे याद है, तो हमारे यहाँ एक उनको बोलते थे पंडा आया है, पंडा आया है। वो ऊंट से आते थे, और वो अचानक से आते थे किसी दरवाजे पे शाम के टाइम पे, और कहते थे सर मालिक हमें आपके यहाँ रहना है और रात भर रहना है, खाना पीना देना है। तो लोग उनसे डर जाते थे, खौफ खाते थे कि नहीं नहीं ये कौन होगा, ऊंट से आया है, मुझे नहीं पता कौन होगा। तो जो घर के जो मेन लोग होते थे, जो ताकतवर लोग होते थे, या घर में लोगों के पास डंडे वाले लोग तो होते ही हैं, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोग उनको दे देते थे और बोलते थे एक काम करो, इनको रात भर के लिए सुरक्षा दे दो और ये लोग रहेंगे वहां पे। तो सर मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ सर, हम लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और इस तरीके की सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं जिनको हमने एक तरीके से पूरी तरीके से साइड करके रखा हुआ है। आज से नहीं, बहुत पहले से उनको साइड करके रखा हुआ है कि वो आएंगे तो नहीं अपने आप को छिपा लो। सिर्फ वो उनका सामना करेंगे जो फैमिली में बहुत लीडर हैं या बहुत निडर लोग हैं, वो लोग उसका सामना करेंगे और उन लोगों से बातें करेंगे। जब तक सर ये चीजें खत्म नहीं होगी, जब तक हम इस चीजों को बाहर नहीं लाएंगे, हम इसको प्राइवेट स्फेयर से पब्लिक स्फेयर में नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता सर कि बदलाव आएगा। जैसे कि बहुत सारी चीजें पब्लिक स्फेयर में आया है, जो मैं अगर मेरा इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाए तो राजेश सर के कारण बहुत कुछ मैं समझा हूं अपनी लाइफ में इस कम्युनिटी के बारे में। तो आने वाले कल में मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की चीजें लाई जाए, जैसे कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन को लोगों ने या गवर्नमेंट ने या जिस तरीके से भी पॉलिसी आई, चाहे वो मिड डे मील आया या जो भी चीजें आई, जैसे भी बदलाव आया, लेकिन आज प्राइमरी एजुकेशन हमारे इंडिया में मोर देन 90% है। क्यों है वो सब हम लोग जानते हैं। हम सब लोगों को पता है कि कितने बड़े स्तर पे उसके लिए काम हुआ है। अगर आसपास कोई बच्चा दिख जाता है हमें चाय की दुकान पे भी, और छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाता, तो हम बोलते हैं अरे अंकल जी आपने इसको स्कूल नहीं भेजते हैं क्या? तो वो चाय वाला डरता है, उसको लगता है कि हाँ यार मुझे तो स्कूल भेजना चाहिए 5वीं तक। अगर नहीं होता तो हम उनसे बताते हैं आपको नहीं पता वहां पे मिड डे मील भी मिल जाएगा, और आपके बच्चों को ड्रेस के पैसे भी मिल जाएंगे, बुक के भी मिलेंगे, और आपको पता है कॉपी के भी मिलेंगे, और ऊपर से हो सकता है 500-600 रुपए अलग से भी आपको मिले स्कॉलरशिप, और ये ऐसा कुछ होगा। तो सर हम लोगों ने उसे इतना कॉमन बना दिया है कि आज इतने बड़े स्तर पे उसके लिए काम हो रहा है, और शहर में नहीं, हर कस्बे कस्बे में इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अभी जो मैम थी रेशमा मैम, उन्होंने भी बात की कि क्यों ना हम इसको दूर दराज के इलाकों में ले जाएं, वहां पे लोगों को समझाएं इसके बारे में, लोग इसके बारे में समझें। लोग जो डरते हैं, जो खौफ खाते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है, बच्चा चुरा लेगा या क्या होगा, कैसे होगा, मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैम ने दिया था, आई थिंक निशा ने दिया था, हमारी क्लासमेट है, उन्होंने दिया था। और भी इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हमारे समाज में। तो मैं चाहता हूं सर कि आने वाले कल में बहुत
बहुत सारे बदलाव आएंगे और इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत कुछ नया हमें देखने को मिलेगा जब पैंडेमिक खत्म होगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सिया, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है विजय माथुर जी का। रोमित जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए। पैतृक संपत्ति में ट्रांसजेंडर के लिए कोई लॉ है क्या, ऐसा कुछ प्रोविजन है? यस, जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया उसमें स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया है कि दे हैव अ राइट ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अभी एक और भी था रोमिर जी, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, अगर गलत नहीं हूं तो आप एडवोकेट है चेंज करेंगे, कि उत्तर प्रदेश ने ट्रांसजेंडर के लोगों को भी प्रॉपर्टी में राइट का बिल पास कर दिया है, मतलब ये इंक्लूड कर दिया है। तो आप इसको कंफर्म करेंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट में तो पता नहीं कितना इस चीज को क्लियर वे में कहा गया, या नालसा जजमेंट में बातें थी लेकिन वो एक्ट में शायद क्लियरली वो चीजें उभर के नहीं आया। लेकिन अभी मैंने देखा कि यूपी ने अपने यहाँ अनाउंस किया, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। तो मेरे ख्याल में आप जैसे एडवोकेट अगर इशू को लेके दोबारा फिर नालसा जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट ही चला जाएगी, जैसे अभी आपने इवन मैरिड वीमेन को अधिकार दिया है, तो वो अधिकार ट्रांसजेंडर को भी हो, तो आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। अमृता जी अगर कुछ कहना चाहें इस पे तो। हाँ, एक्चुअली रोहित जी ने जो बोला है वो प्रोविजन तो है, बट वही मतलब घूम फिर के इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है। जे और ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, रूल्स जो है, वही मतलब आगे देखना है कि काउंसलिंग का जो मदद से कितना हद तक आगे ले जा सकते हैं। जैसे सर आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, हु हैज डिसाइडेड हु विल बी द फर्स्ट जेंडर, हु विल बी द सेकंड जेंडर। तो ये मैं कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, बट जब मेरे को मतलब अपने दूसरे देशों से जो अपना दोस्त है, कलीग्स है, सीनियर कलीग्स, उनसे जब मैं बात करती हूँ, आई वाज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि तुम लोग में ये थर्ड जेंडर मतलब ये ऑप्शन कहाँ से आया, हु हैज डिसाइडेड हु इज द फर्स्ट जेंडर। तो ये जो थर्ड जेंडर का जो ऑप्शन है, इसमें मुझे भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है। और दूसरी बात ये है कि नॉट ओनली ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एक्ट, ऑल्सो अभी कुछ मतलब केसेस सामने आ रहा है कि सेम सेक्स कपल्स जो है कुछ स्टेट्स में, साउथ में हुआ है, अभी दिल्ली में भी हुआ है, उन्होंने रिलेशनशिप को जो सोशल एक्सेप्टेंस देने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल किया है। सो व्हाट अबाउट मैरिज लॉज? जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहां पर भी सिर्फ मेल फीमेल की बात होती है। जो एडॉप्शन लॉ है उसमें भी अगर कोई ट्रांसजेंडर है या कोई गे है, लेस्बियन है, अगर सिंगल है, उनको भी लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिना है जिनके ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना चाहिए। आई थिंक काउंसिल जो बना है इसको आगे ले जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे मन में बार बार आता है, वो है एवरीबॉडी इज डूइंग एवरीथिंग बट इट इज नॉट लिंक्ड टुगेदर। हम कुछ कर रहे हैं, रेशमा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रोमित जी भी बहुत काम कर रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, टीआरसी की काम रहा है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ के सब कुछ एक लिंक्ड हो जाए। तो एक ATHI बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हिजरा ऑफ इंडिया, वो लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर, एक गाइडलाइन ये नवंबर में पब्लिश करना चाहते हैं। उनका भी एक मतलब वो लोग वन विंडो ऑप्शंस के ऐसे बात कर रहे कि एक चीज के लिए बार बार मतलब नाम चेंज के लिए एक बार वहां जाओ, एक बार वहां जाओ, एक बार स्कूल के डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बार वहां जाओ। तो ये जो सारी चीज है कैसे भी करके अगर एक विंडो पे लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ऑप्शन अभी रूल्स में आया है, उनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा। एक ऐसा टीम अब अगर बनता है स्टेट लेवल पे जो ये सारी चीज को इकट्ठा करने का काम करे, और उसमें अगर एक्सपीरियंस जो है फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस, अगर मैं लॉ बोलूं, मेडिकल बोलूं, एजुकेशन बोलूं, एंड दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, तो इनका फायदा ये होगा कि ना ही उनके पास सही तरीके से डेटा होगा, ऑल्सो जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे को पता लगेगा। मतलब
मान लीजिए कि जो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जो मेरे ट्रांस बहन को दे कर आती थी, हाउ मेनी ऑफ एजुकेशन मानो जो ऑफिशियल्स है दे नो दिस, उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो कभी कभी ये भी एक है प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्रॉब्लम सही टेबल पे सही डिपार्टमेंट पे जा नहीं रहा है। तो ये सारा कुछ आई थिंक वी हैव टू थिंक थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। या थैंक यू। आकांक्षा, अब देखो वोट ऑफ थैंक यू थैंक्स सो कराओ। मच मैम। या यस सर, यस सर। हाँ सर, काफी टाइम हो गया। नाउ आई रिक्वेस्ट टू नीतीश आनंद to give vote of thanks. Thank you, Akanksha. And I would like to thank रेशमा प्रसाद मैम। वो हम लोगों के बीच अभी कुछ ही दूसरे शेड्यूल में बिजी थी तो वो चली गई। उन्होंने जो बताया, जो जागरूकता की बात उन्होंने करी है, और जो उन्होंने कहा है जो टीजी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एनसीईआरटी में करिकुलम फॉर्मुलेशन में होना चाहिए, ताकि वो बेसिक स्कूल या फिर एजुकेशन जो भी सिस्टम है जो भी, तो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा और वो अच्छे से अपने बातों को इंटीग्रेट कर पाएंगी। ये इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी जो स्कूल में है उनमें मतलब कैसे इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अमृता मैम ने कहा है, जो जितने भी स्कूल में जो कमिटीज हैं जो कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू बने हैं, उसमें भी कैसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो डाइट जो है, जो कि जो ट्रेनिंग कराती है स्कूल्स में टीचरों के लिए, उनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जेंडर और ट्रांसजेंडर के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर या फिर स्पेशल एक इनिशिएटिव लेके आए, ताकि जो सेंसिटाइजेशन हो बिफोर एंटरिंग इनटू द स्कूल टू टीच समवन, उससे पहले वो इमोशंस को समझें, वो क्लास स्ट्रक्चर को समझे। हो सकता है जो ये ग्रुप बहुत माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में होने के कारण उनका जो वॉइस है बहुत ही दबा हुआ है, और कई डर के भी नहीं बोलते हैं, और कई तो नॉन कन्फर्मिंग है, तो उनको भी मतलब बोलने में हिचक होती है। तो ये डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है सेंसिटाइजेशन में। साथ ही साथ फैमिली का जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, फैमिली को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसके लिए जो वहाँ के काउंसलर होते हैं, स्कूल्स में काउंसलर की रिप्यूटेशन होता है, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है फैमिली को ओरिएंट करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमृता मैम का, जिन्होंने की जो समाज की नजरों के बारे में उन्होंने बताया। जो समाज की जो नजरें हैं उनको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल समाज को एक्नॉलेजमेंट करने की जरूरत है ट्रांसजेंडर्स की, उनकी नीड की। बिल्कुल मैम, मैं आपकी इस बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट हम लोग सारे सहमत हैं, क्योंकि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जो होता है वो तब तक ज्यादा एक्टिव और पर्सनलाइज नहीं होता जब तक कि समाज के द्वारा एक स्वीकृत नहीं होता। सो मॉरल कन्फर्मेशन ऑफ द एक्ट बहुत जरूरी है वो समाज के द्वारा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना, उन्होंने अपने जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया, और उन्होंने बताया जो पासपोर्ट बनाने से लेके और डिफरेंट चीजों में कैसे उनको परेशानी हुई है। होप कि अब आने वाले टाइम में ये सब सारा ना हो। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर जो है वो एडमिशन रिलेटेड काउंसलिंग में बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। इस प्रोसेस के थ्रू मुझे भी 5-6 कॉल्स आए हैं। उस कॉल्स में बहुत सारे आसाम से थे, बहुत सारे साउथ इंडिया से भी थे। मैं नाम नहीं लूंगा, और लेकिन मैं ये उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी वो रही है कि जो जेंडर चेंज करवाए हैं उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की भारी कमी रही है। तो उसको वो जनरेट नहीं करवा पाने के कारण जो है वो बार बार वो फोन करते थे और अपनी समस्या बताते थे, ताकि वो एक आशा के साथ बताते थे ताकि ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के थ्रू से कुछ हेल्प हो सके दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने में। तो हम लोगों ने बहुत हद तक असिस्ट करने का कोशिश किया। हम लोगों ने डीन वेलफेयर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर को भी मेल लिखा, और साथ ही साथ मैंने उनको पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी शेयर किया ताकि उनका हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हुआ है इनमें। तो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर का एक बहुत ही नया इनिशिएटिव रहा जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा रोमिल मैम का। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, रिप्रेजेंटेशन की बात कही है। तो रिप्रेजेंटेशन की बात बिल्कुल मैम, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है या फिर आप जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसमें अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ सामने खड़ा होता है 2011 का सेंसस।
वो सेंसस जब तक आपको सही डाटा नहीं देगा तब तक आप रिजर्वेशन जो है वो कम्युनिटी को कैसे देंगे। इसके लिए हमें टारगेटेड बेस्ड सेंसस और थोड़ा सा हमें बहुत और क्लियर होने की जरूरत है, ताकि हम हो सके तो उनके लिए आरक्षण भी दे सकें लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स में और पार्लियामेंट में या में भी। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक्चुअल डाटा होना चाहिए। अमृता मैम ने भी इस बात के ऊपर बहुत सारा जोर दिया है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इस पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और मैं रोमिल मैम ने भी इस पे मतलब दिया था, उन्होंने भी बातें कही थी। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी ही है, और साथ ही साथ जितना मैं भी क्योंकि इस कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के थ्रू इस फील्ड से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मैंने जो देखा है बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में। और जो डाटा कलेक्शन का जो पॉपुलेशन जो डाटा जिस पॉपुलेशन से डाटा कलेक्शन किया गया उसमें भी जो है वो फिक्स रेट रहा है। वो भी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी डाटा कलेक्शन नहीं हो, जिसके कारण कि नॉर्थ इंडिया में इस तरह के रिलेटेड जो ज्यादा प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड सेंसिटाइजेशन और अच्छे से जो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है उसके ऊपर जो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या फैमिली का इम्पैक्ट पड़ा है, क्या सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस का इम्पैक्ट पड़ा है ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन पे, ये भी बहुत कम ही उभर के आया है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ रोमिल मैम का भी और अमृता मैम का भी। अमृता मैम हर वक्त हम लोगों के साथ रहती हैं और बहुत ही अच्छे रूप से ट्रांसजेंडर की जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, हम लोगों के साथ मिलके वर्क भी करती हैं और सामने प्रेजेंट भी करती है। तो आभार आप तीनों गेस्ट का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजेश सर के, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ मैं कांटेक्ट में रहता हूँ और मैं अपने लाइफ में जब तक मैं पीएचडी, क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, आकांक्षा के साथ ही हम लोग हैं विशाल के साथ, सर की जो एंथुसियाज्म है जो इस टॉपिक के ऊपर, जो इस तरह के रिसर्च के ऊपर और बार बार प्रोपेल करना रिसर्च स्कॉलर को, जो वो और भी उम्दा इस पे कैसे काम कर सकते हैं, इनके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है जो इनके इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैपेसिटी है, जो कि कन्विंसिंग करने के कारण हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सर का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई मैं आकांक्षा सिंह को देना चाहता हूं, जो इन्होंने इतने अच्छे वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह स्कॉलर्स का, जो जुड़े, जो एमए के स्टूडेंट हैं और बाहर से कम्युनिटी से भी जितने भी जुड़े, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं जो हम लोगों का इस तरह का वेबिनार इस तरह के जो कम्युनिटी है उनके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश का भी धन्यवाद और रामेश्वर गुप्ता दोनों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इसके लिए मैंने इस टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, आपने कोऑर्डिनेट किया, और अमृता जो अभी तक जुड़ी हुई है, रोमिल जो अभी तक जुड़ी है, थैंक यू ऑल। नीतीश थैंक्स, काफी अच्छी तरह से तुमने इसको किया। सिया ने, मीना ने, सबने अच्छे सवाल किए हैं और सभी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। थैंक यू ऑल, थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रोमिल जी, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय।